हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो दोस्तों, हम यहाँ पर हिस्ट्री का जो पार्ट है यानी कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, यहाँ के हिस्ट्री पार्ट से हम जो भी आपके एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर रखे हैं। तो आप इन प्रश्नों को देखिएगा और इन प्रश्नों का उत्तर देकर बताइएगा कि यहाँ पर जो जितने भी प्रश्न आपके लिए दिए गए हैं उनमें से आप कितने प्रश्नों को सही कर पा रहे हैं। और इसके साथ ही हम आपको बता देते हैं कि आप खुद को मोटिवेट करने के लिए किसी भी अदर चीज़ की ज़रूरत ना महसूस करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सबसे पहले आपको अंदर से मोटिवेट होना पड़ेगा। यानी कि आपको सबसे पहले खुद से अपने आप को जगाना पड़ेगा कि हाँ, हमें ये करना है, हमारी ये चाहत है और हमें ये हासिल होना चाहिए। यानी कि जीवन में जो भी आपको करना है उसके लिए आज अभी से आप शुरू कर दें तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि समय जो है वो आपका बहुत तेज़ी से जाता है और जो आपका काम है वो बिल्कुल भी यानी कि कुछ भी हो नहीं पाता है। कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम सोचते हैं आज से करेंगे, कल से करेंगे, या फिर आधे घंटे बाद से करेंगे, या फिर हम 1 तारीख से पढ़ेंगे। ऐसा सोचते सोचते हमारे 1 साल बीत जाते हैं और हमारा कोई भी सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो पाता है। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि आप सबसे पहले खुद को मोटिवेट खुद से करें और बिना समय बिना समय, कैलेंडर, दिन, तारीख या फिर कोई भी ऐसा चीज़ हो जो आपको कहता हो कि नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से शुरू करेंगे, तो आप उसके ऊपर बिल्कुल भी टिके ना, रुके ना, और आप तुरंत वो चीज़ उठाएं जो आपको करना है और वहीं से आप अपनी शुरुआत कर दें। तो यहाँ पर जो आपके प्रश्न हैं वो हिस्ट्री पार्ट से हैं। आइए देखते हैं। तो अगर ऐसे ही जानकारी आपको चाहिए, यानी कि ऐसे ही प्रश्नों का जो बहुत सारा विश्लेषण किया गया है, इन प्रश्नों को, ऐसे प्रश्नों को रखा गया है जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हों, यानी कि पूरी हिस्ट्री से अगर आप प्रैक्टिस वाइज क्वेश्चन करते हैं। देखिए, ऐसा होता क्या है कि अगर हम कोई भी थ्योरी पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में जो है ना वो थ्योरी पूरे तरीके से आ नहीं पाती है, क्योंकि थ्योरी में बहुत सारे वर्ड रहते हैं और हम उसमें से निकाल नहीं पाते हैं कि क्या ये एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है या फिर ये। तो इससे क्या होता है कि अगर हम प्रैक्टिस वाइज एग्ज़ाम की तरह पहले से ही टेस्ट दिए रहते हैं तो हमें हमारे दिमाग में एक कवर एरिया रहता है, वो कहता है कि हाँ, इस प्रश्न को मैंने पहले कहीं किया था, मैंने इस प्रश्न को कहीं किया है, उसका आंसर वहाँ पे यह था। तो ऐसा करने की वजह से क्या होता है कि हमें उस प्रश्न का जो उत्तर होता है वो थोड़ा थोड़ा पता रहता है। और आप जानते हैं कि कभी भी एग्ज़ाम में आपके 5 से 10 नंबर या 20 से 50 नंबर से आप कभी भी अनक्वालिफाई नहीं होते हैं, बल्कि आपका बिल्कुल 1 से लेकर के 5 के एरिया में ही आप बहुत बार चूक जाते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, स्टैटिक जीके हो या सामान्य ज्ञान हो, किसी भी पार्ट से आपका कोई भी प्रश्न छूटे ना। तो अगर ऐसी जानकारी आपको लेनी है तो आप लेट्स स्टडी विद आरपी पे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर के साथ जुड़ जाइए। और इसके साथ ही आपको यहाँ पर जो है नए नए प्रश्नों का समाहित किया गया जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो आपका पार्ट है वो चौथा है, यानी कि इससे पहले हम 3 पार्ट कर लिए हैं। आप उन सारी वीडियो को भी पीछे देख सकते हैं। आइए चलते हैं आज के हमारे हिस्ट्री के प्रश्न पर। तो आज का जो आपका पहला प्रश्न है वो इतिहास से है और यहाँ पूछा गया है कि हर्ष के शासन का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा था। ऑप्शन आपके दिए गए हैं तक्षशिला, नालंदा, काशी या फिर कौशाम्बी। आपको इन चारों ऑप्शन में से सेलेक्ट करके बताना है कि हर्ष के शासन का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा था। तो आइए हम देखते हैं। तो हर्ष के शासन का जो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था वो था नालंदा। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको झट आंसर मिल जाएगा और आप तुरंत ही उस आंसर को सही कर देंगे। खैर, यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है वो है नालंदा। ठीक, आइए देखते हैं आगे।
अगला प्रश्न है, कश्मीर का प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन आपके दिए गए हैं, शिव, विष्णु, पार्वती या फिर सूर्य। तो यहाँ पर जो है सही ऑप्शन आपका क्या है? यहाँ पर आपका घ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि कश्मीर का प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर जो है सूर्य देवता को समर्पित है। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के सिक्कों में ऐसा क्या है जिससे उसके संगीत प्रेम का ज्ञान प्राप्त होता है? ऑप्शन आपके दिए गए हैं, नृत्य मुद्रा, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, समुद्रगुप्त के हाथ में वीणा या फिर उपरोक्त तीनों। तो यहाँ पर जो है आपका ग वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि समुद्रगुप्त के हाथ में वीणा जो है, इसी से हमें पता चलता है कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ठीक, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन भारतीय लोगों का व्यापार किस देश से होता था या फिर अधिक होता था? ऑप्शन दिया गया है आपका, जावा, बर्मा, कंबोडिया या फिर इनमें से सभी। तो आपको इसमें से जो सही आंसर है उसे बताना है। तो ये जो गुप्तकालीन भारतीय लोगों का व्यापार होता था वो तीनों देशों से होता था, यानी कि जावा, बर्मा, कंबोडिया, इन तीनों देशों सभी से होता था। तो यहाँ पर जो है आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? घ। ठीक, अगला प्रश्न है, कौन गुप्तकालीन वैज्ञानिक और गणितज्ञ हुए? ऑप्शन दिया गया है, आर्यभट्ट, वाराहमिहिर, इनमें से कोई नहीं या फिर ए व बी दोनों। तो गुप्तकालीन वैज्ञानिक हमारे कौन थे? वाराहमिहिर, और आर्यभट्ट क्या थे? एक गणितज्ञ। तो आर्यभट्ट के बारे में आप जानते हैं कि वो बहुत ही महान गणितज्ञ थे। इन्होंने बहुत सारी चीज़ों की खोज भी की है। तो यहाँ पर जो है सही ऑप्शन आपका घ वाला हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों आपके सही हैं। और बाकी इनके बारे में जो भी जानकारी है वो तो आपको पता ही है। अगला प्रश्न है, किस सम्राट के संबंध में महरौली अभिलेख से जानकारी मिली है? ऑप्शन आपके दिए गए हैं, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर चंद्रगुप्त प्रथम। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि यहाँ पर जो ग वाला ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही है। इनके बारे में जो जानकारी मिली है वो हमें महरौली अभिलेख से प्राप्त हुई है। ठीक, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का वह कौन सा पहला सम्राट था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? ऑप्शन आपके दिए गए हैं, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या फिर श्रीगुप्त। तो यहाँ पर जो है आपका सही ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम। तो महाराजा धीराज की उपाधि जो धारण की थी वो हमारे ख वाले ऑप्शन में है, यानी कि इन्होंने जो है महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, हम यहाँ पर अनावश्यक बातें बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं और ऐसी कोई भी बात नहीं होगी जिसकी वजह से हम अपसेट हों या फिर हमारा दिमाग इधर उधर भटके। और अगर आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा है तो आपको रिवाइज करने के लिए ये सबसे अच्छा टाइम है। और आपने जो भी पढ़े हुए आपके चैप्टर हैं उन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं, अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपका इसमें से कौन सा प्रश्न सही हो रहा है और कौन सा गलत। ठीक, अगला है, इनमें से कौन गुप्तकालीन साहित्यकार नहीं है? ऑप्शन दिया गया है, वत्स भट्टी, कालिदास, विशाखदत्त या फिर श्रीहर्ष। तो यहाँ पर जो गुप्तकालीन साहित्यकार नहीं है वो आपके घ वाले में है, यानी कि श्रीहर्ष जो हैं ये गुप्तकालीन साहित्यकार नहीं है। बाकी ये जो तीनों हैं, कालिदास, विशाखदत्त और वत्स भट्टी, ये तीनों लोग ही गुप्तकालीन साहित्यकार रहे हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से पूर्वी तटवर्ती कौन सबसे महान व्यापारिक केंद्र था? यानी कि पूर्वी तट का जो सबसे महान व्यापारिक केंद्र था वो कौन सा था? ऑप्शन दिया गया है, ताम्रलिप्ति, कालीकट, बरकत या फिर कल्याण। सॉरी फ्रेंड्स, ये जो कल्याण है इसको कल्याणी बना लीजिएगा क्योंकि उस जगह का नाम क्या था? कल्याणी। ठीक, तो ये जो है आपका पूर्वी तट का सबसे महान व्यापारिक केंद्र था ताम्रलिप्ति, यानी कि का वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो है ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तृतीय संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो हम जानते हैं कि जैन धर्म में जो संगीतियाँ हुई थी उसमें से पूछ रहा है कि ये तृतीय संगीति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन दिया गया आपका, अगस्त ऋषि, तोलकाप्पियम, सेनगुट्टूवन या फिर नक्कीरर। तो यहाँ पर जो है आप सही ऑप्शन कौन सा लगाएंगे?
यहाँ पर सही ऑप्शन आपका घ वाला है, यानी कि ये जो नाम है, इन नाम के व्यक्ति तृतीय संगीत के अध्यक्ष के रूप में आए थे। ठीक। अगला प्रश्न है, संगम काल में रचित प्रसिद्ध तमिल व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन दिया गया आपका तोलकाप्पियम, पुरनानुरु, अहानानुरु या फिर परिपादल। तो इसमें आप कौन सा ऑप्शन सही करेंगे? तो यहाँ का जो तमिल व्याकरण ग्रंथ है वो आपका है तोल्काप्पियम, यानी कि का वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ये संगम काल में रचित प्रसिद्ध तमिल व्याकरण ग्रंथ था। ठीक। अगला प्रश्न है, संगम काल के प्रसिद्ध बंदरगाह पुहार को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि पिछले टाइम पे वो पुहार नाम से जाना जाता था और अब किसी और से नाम से जाना जाता है, तो आपको वो नाम बताना है कि इस समय वो किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं ताम्रलिप्ति, कावेरी पत्तनम, आरिकमेडु या फिर पाटचकल। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है आपका वो ख वाला है, यानी कि कावेरी पत्तनम जो है ये पुराने प्राचीन टाइम पे इसे पुहार नाम से जाना जाता था। ठीक। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन दिया है दिनार, कासारपड़, शतमान या फिर रूप्यक। तो प्राचीन काल के जो सिक्के थे उसे हम दिनार के रूप में जानते हैं, यानी कि का वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अयोध्या का लेख किस शासक के समय का है? बृहदत्त, अग्निपुत्र, धनदेव या फिर हेलियोडोरस। तो इसमें आपको बताना है कि ये अयोध्या का जो लेख था वो किस शासक के समय का था। तो आप बताइएगा इसका सही ऑप्शन कौन सा है। तो यहाँ पर जो अयोध्या का लेख था वो आपके इन ऑप्शन में से ग वाला ऑप्शन, यानी कि धनदेव के शासक के समय का अभिलेख या लेख प्राप्त हुआ था। यहाँ पर जो है आपका ग वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, कनिष्क के दरबार में कौन सा बौद्ध दार्शनिक नहीं था? ऑप्शन दिए गए हैं अश्वघोष, वसुमित्र, पार्श्व या फिर मोदगलायन। तो इसमें आपको सही ऑप्शन बताना है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका घ वाला है, यानी कि मोदगलायन जो है कनिष्क के दरबार में बौद्ध दार्शनिक के रूप में नहीं आया था। ठीक। अगला प्रश्न है, मौर्य शासन का क्या स्वरूप था? ऑप्शन दिए गए, एक तंत्र था, कल्याणकारी निरंकुशवाद था, पूर्ण राजतंत्र था या फिर केंद्रीभूत निरंकुशतावादी था। तो यहाँ पर आप क्या सही करेंगे? तो हम जानते हैं कि मौर्य शासन में जो है बहुत ही ज़्यादा विकसित हुआ था, और आप चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानते ही हैं। और उसके साथ ही जो वहाँ के मुख्य महामंत्री थे वो कौन थे? चाणक्य। और उनकी पुस्तक का क्या नाम था? अर्थशास्त्र। और उन्हीं का एक और नाम भी है, क्या है? विष्णुगुप्त। ठीक। तो यहाँ पर जो है उनका जो राज शासन था वो कल्याणकारी निरंकुशतावाद पर था, यानी कि यहाँ पर जो है ख वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न दिया है, कांची का कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया? ऑप्शन दिए गए हैं महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन प्रथम या फिर नंदी वर्मन। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका नरसिंह वर्मन द्वितीय, यानी कि ख वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। इन्होंने कांची का कैलाशनाथ मंदिर बनवाया था। ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम में सप्तरथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन आपके दिए गए हैं पल्लव शासकों ने, चोल शासकों ने, पांड्य शासकों ने या फिर चेर शासकों ने। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका पल्लव शासकों ने, यानी कि यहाँ पर जो का वाला ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। महाबलीपुरम का जो सप्तरथ मंदिर था इसका निर्माण जो है पल्लव शासकों ने करवाया था। और आपको पता है कि ये जो प्रश्न है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसे प्रश्न एग्ज़ाम में आपके पूछे गए हैं, और हो सकता है कि यहाँ पर जो भी आपको बताया जा रहा है कैसे कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आगे भी आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और हमने आपको पहले ही बताया है कि यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। अगर आप उन प्रश्नों को एक बार रिवाइज कर लें या फिर एक बार एक नज़र देख लें, अपने आप को चेक कर लें, देखिए होता क्या है कि मनुष्य के अंदर बहुत ही बड़ी कमी होती है। अगर वो अकेले बैठ के पढ़ता है तो उसे लगता है कि सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा हम ही कर रहे हैं और हमें गलत साबित करने वाला या फिर हमसे ज़्यादा तेज़ पढ़ने वाला कोई नहीं है। लेकिन जब भी हम क्वेश्चन को हल करते हैं
और आपसे ज़्यादा अगर अगला बता देता है तो अब आपको लगता है कि नहीं, आज तक हम जो पढ़े थे और जिस गलत फहमी में थे हम, वो सच में हमारी गलत फहमी आज दूर हो गई। तो इसलिए आप इस चक्कर में बिल्कुल ना पड़े कि आप जो पढ़े हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा है या फिर आप उससे हल कर सकते हैं। हालांकि आपका माइंड का सेटअप है, हो सकता है आपका दिमाग उस समय अधिक और अच्छा काम करे एग्ज़ाम टाइम पे, पर ऐसा होता क्या है कि एग्ज़ाम टाइम पे हमारे ऊपर इतना प्रेशर रहता है कि हम पता नहीं कैसे और किस तरीके से प्रश्नों को गलत कर डालते हैं। आते हुए भी प्रश्न हमारे वहाँ पे गलत हो जाते हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि आप ऐसी गलती करें, और हमारे द्वारा भी ऐसी बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, तो उसके लिए हमें बहुत पछताना भी पड़ता था, और हम नहीं चाहते हैं कि आप उस दौर से फिर से गुजरें। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप सबका हमारे इस चैनल में हमेशा से ही स्वागत रहा है, और आगे भी आप सबके लिए और अच्छी मेहनत करके इसे और अच्छा बनाने का प्रयास किया जाएगा। तो आप हमेशा इस चैनल से जुड़े रहिए। और लास्ट में आप सबको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू। ये ज्ञान आपका सदा ऐसे ही बना रहे।